हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। और आज हम हमारा सिक्स्थ लेक्चर जो है इसको कवर करने जा रहे हैं। और मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि सिक्स्थ लेक्चर में हम पहला चैप्टर जो है उसको डिस्कस करेंगे, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम विद वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इकलौता ऐसा चैप्टर है जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के साथ आपने करना है और 20 मार्क्स का ये पेपर के अंदर आता है। जिसको नहीं पता वर्किंग स्ट्रेस मेथड है क्या, उसे मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप पिछला जाके वीडियो देखिए। उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था वर्किंग स्ट्रेस मेथड वर्सेस लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, तो पिछले सारे वीडियोस आप एक बार देख लेना, तभी आपको ये समझ आने वाला है। अदरवाइज़ आप काफ़ी चीज़ों को मिस कर दोगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और अगर आपने इस लेक्चर को समझ लिया आपको आगे काफ़ी मदद आरसीसी में मिल जाएगी। बेसिक इंट्रोडक्शन है आरसीसी का, काफ़ी चीज़ें आपको समझ आने वाली हैं। तो आरसीसी आपको पता है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, और कंक्रीट के बने हुए स्ट्रक्चर्स आप सभी को पता है। कंक्रीट जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन स्ट्रक्चर्स के अंदर स्ट्रक्चर मेंबर्स होते हैं। मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया है, जैसे उसमें बीम होता है, उसमें कॉलम होता है, उसमें स्लैब्स होती हैं। तो ये सब जो हैं ये हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर कहलाते हैं और इनसे मिलकर हमारा स्ट्रक्चर बनता है। और ये सभी रोल प्ले करते हैं। जो स्ट्रेसेस इसमें इंड्यूस होती हैं, जो लोड इस पर पड़ता है, उसको स्मूथली ट्रांसफ़र करना है आपको टू द सपोर्ट्स। और सपोर्ट जो है उसको फिर धरती में हार्ड स्टाटा तक पहुंचाती हैं। तो ये पूरा एक टीम है, टीम वर्क है, जो स्ट्रेसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं टू द हार्ड स्टाटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आज हम जिस मेंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, वो मेंबर कौन सा मेंबर है? दैट मेंबर इज बीम। तो बीम कौन सा मेंबर होता है और इसका क्या काम होता है, इसको डिस्कस करेंगे। बीम एक तरह का स्ट्रक्चर मेंबर है जो कि टेंशन मेंबर कहलाता है, या इसको फ्लेक्जुरल मेंबर भी कहा जाता है। अब ये टेंशन मेंबर क्यों कहलाता है, फ्लेक्जुरल मेंबर क्यों कहलाता है, इसको डालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं बुक में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। Flexure or the bending is usually observed in the structural elements like the beams, plates, shells, etc. under the action of the transverse load coming over them. जब भी किसी चीज़ पे, अब यहाँ पे तो उसने बीम की बात, मेंबर्स की बात की हुई है जो फ्लेक्जुरल मेंबर्स हैं, वे जो भी हमारे मेंबर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, ये कह रहा है कि जब भी किसी चीज़ पे ट्रांसवर्स लोड यानी इस तरीके से लोड पड़ता है तो बेंडिंग उसमें होती ही होती है। ये तो कॉमन सेंस है हमारी। ठीक है, तो जब भी किसी चीज़ पे ट्रांसवर्स लोड पड़ेगा, हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर एलिमेंट्स पे ट्रांसवर्स लोड पड़ेगा, तो उसमें बेंडिंग होने के ये फ्लेक्चर। अब ये फ्लेक्चर या बेंडिंग एक ही चीज़ होती है, ये आपको दिमाग में बिठा लेना। अगर मैं बोल रहा हूँ फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ, दैट मीन्स मैं बेंडिंग स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। बेंडिंग स्ट्रेंथ टर्म बहुत कम सुनने को मिलेगी आपको, यहाँ पे फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ही टर्म जो है इस्तेमाल होती है बेंडिंग की जगह। तो फ्लेक्चर मीन्स बेंडिंग, टेक्निकली इसका नाम फ्लेक्चर है। इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स लाइक द बीम्स, शेल्स, प्लेट्स, शेल्स एटसेट्रा अंडर द एक्शन ऑफ द ट्रांसवर्स लोडिंग। तो जब भी बीम, स्लैब, इन सभी पे जब भी ट्रांसवर्स लोड पड़ता है तो बेंडिंग होने के चांसेस होते हैं। In most of the structural elements, flexure generally occur along with the transverse shear. This chapter deals with the flexural action of the structural element especially the rectangular singly reinforced beam. तो इस चैप्टर में आप ज़्यादातर फ्लेक्जुरल एक्शन के बारे में ही पढ़ोगे, यानी बेंडिंग एक्शन के बारे में पढ़ोगे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के। और क्योंकि ये जो चैप्टर है ये डील कर रहा है बीम के साथ, तो स्पेशली हम बीम की ही बात कर रहे हैं, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। अब ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम क्या होते हैं इस पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि बीम होता क्या है। बीम आर द फ्लेक्जुरल मेंबर विच आर प्रोवाइडेड इन द स्ट्रक्चर्स टू रेजिस्ट द बेंडिंग कॉज ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग. Beams can be either rectangular in section और फ्लैंज्ड बीम्स. तो बीम जो होते हैं फ्लेक्चरल मेंबर होते हैं. फ्लेक्चर मतलब बेंडिंग,
मतलब वो मेंबर्स जो बेंडिंग को लेते हैं, बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए, है ना, विच आर प्रोवाइडेड इन द स्ट्रक्चर टू रेजिस्ट बेंडिंग, बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए, यानी स्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ पे भी बेंडिंग आ रही है, कहाँ कहाँ पे बेंडिंग आ रही है आपको पता है? जो आपकी स्लैब होती है, अगर हम स्लैब की बात कर रहे हैं, जो हमारे छत है, उस छत की विड्थ और डेप्थ की रेशो जो है, अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें पता लगेगा कि जो उसकी विड्थ होती है, यानी ये पार्ट जो है, विड्थ या लेंथ ले लो, ये उसकी डेप्थ के मुकाबले या थिकनेस के मुकाबले जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जिसमें ऐसा होता है कि विड्थ बहुत ज़्यादा है लेकिन थिकनेस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द विड्थ, तो वहाँ पे बेंडिंग के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। आप देख लो, अगर आपकी जो बीम है, ये आपकी स्लैब है, वो काफ़ी बड़ी हो और उसमें अगर जो सपोर्ट्स हैं, जिसको हम स्पैन कहते हैं, सपोर्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाए तो बेंडिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब हमारे पास कोई चारा नहीं रहता, अगर सपोर्ट्स का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो स्लैब को बेंडिंग से कैसे बचाया जाए? क्योंकि अगर हम उसकी विड्थ अगर हम उसकी विड्थ को तो कम कर नहीं सकते, विड्थ तो उसकी उतनी ही रहेगी जितनी हमारी सपोर्ट्स के बीच का स्पैन है, और थिकनेस को भी हम बढ़ा नहीं सकते। अब आप बीम की थिकनेस को तो बढ़ा नहीं, सॉरी, स्लैब की थिकनेस को तो बढ़ा नहीं सकते, जितनी उसकी थिकनेस है उतनी ही रिस्ट्रिक्ट करोगे, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा रखोगे, विड्थ से ज़्यादा तो कर नहीं सकते, करोगे तो डेड लोड इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपकी जो सपोर्ट्स हैं उसको उठा नहीं सकेंगी। तो इस सभी से बचने के लिए एक ऑप्शन जो है हमारे पास, जो ऑप्शन आया वो ऑप्शन था कि हम बीम को प्रोवाइड करें। तो अब बीम होते क्या हैं? बीम स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं और ये इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, हमें दिखते हैं इस तरीके के रेक्टेंगुलर शेप के, ये हमारे बीम होते हैं, ठीक है। और हमेशा इसकी जो विड्थ होती है उसको डेप्थ के मुकाबले कम रखा जाता है। कितना कम रखा जाता है वो आगे जाके जब आप डिज़ाइन करोगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। तो विड्थ और डेप्थ की रेशो इस हिसाब से है कि विड्थ जो है वो कम है और डेप्थ जो है वो ज़्यादा रखी जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। वो लॉजिक ये है, अगर आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया के बारे में आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि बीम रेक्टेंगल की अगर बात करें, इसी रेक्टेंगल की दो तरह से मूवमेंट हो सकती है। मूवमेंट मतलब इसकी दो तरह से मूवमेंट करवाई जा सकती है। एक तो अगर इसको इस तरीके से रखा जाए तो ये इसकी विड्थ बन जाती है और ये इसकी डेप्थ बन जाती है, यानी डेप्थ कम हो जाती है, विड्थ ज़्यादा हो जाती है। और मूवमेंट ऑफ एरिया मतलब एरिया तो सेम ही रहेगा, विड्थ को डेप्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकलेगा। यहाँ पे ये इसकी विड्थ है, ये इसकी डेप्थ है, लेकिन डेप्थ ज़्यादा है, विड्थ कम है, अगर हम इस हिसाब से रखते हैं उसको। और उस केस में अब अगर आप इस हिसाब से देखें तो आपको पता है जिसकी विड्थ कम होती है एज़ कम्पेयर टू, जिसकी विड्थ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डेप्थ, उस केस में बेंडिंग ज़्यादा होगी। इस केस में अगर हम देखें, जिस केस में डेप्थ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू विड्थ, उस केस में बेंडिंग बहुत ही कम होगी, ठीक है। तो बीम जो है हमेशा ऐसे प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि इधर से मूवमेंट जो होती है, मूवमेंट मतलब इधर से अगर हम देखें लोड अगर हम डालेंगे इसके ऊपर तो ये नीचे जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। तो इसकी जो फाइबर्स हैं, ये जो आपको दिख रहा क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन की मूवमेंट अबाउट इट्स न्यूट्रल एक्सिस जो है वो बहुत कम होगी, लेकिन इस केस में बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जब आप इधर से लोड को अप्लाई करोगे बहुत ज़्यादा बेंडिंग होगी, बहुत ज़्यादा बेंडिंग होगी। तो ये जो आपको फेसेस दिख रहे हैं इसके साइड पे, क्रॉस सेक्शन जो है इसका वो बहुत ज़्यादा घूमेगा, किसके इर्द गिर्द? अपनी न्यूट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा घूमेगा, पहले ये सीधा था, अब ये घूम के ऐसे जाएगा। तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। तो
अब आपको हमेशा याद रखना है कि बीम एक ऐसा मेंबर होता है जिसकी बिड्थ जो है एज़ कम्पेयर टू डेप्थ जो है वो कम रखी जाती है, लेकिन स्लैब में ऐसा नहीं होता। स्लैब में उसकी बिड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और डेप्थ जो है वो बहुत ही कम होती है, और इसकी वजह से बेंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और उस बेंडिंग को ही रोकने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए हमें उसके नीचे बीम प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से जो है सॉरी इस तरीके से नीचे बीम प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसके ऊपर जो स्लैब के वेट को रेजिस्ट करता है, और नीचे कॉलम होता है, कॉलम को ट्रांसफ़र कर देता है, इधर से जो बेंडिंग आनी थी उस बेंडिंग को ये प्रिवेंट करता है। तो ये हमारे बीम का रोल है। बीम इज़ अ स्ट्रक्चरल मेंबर, टेंशन मेंबर भी कहा जाता है। क्यों इसको टेंशन मेंबर कहा जाता है वो भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इसे टेंशन मेंबर कहा जाता है। सॉरी, एक मिनट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और बीम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आगे क्या चीज़ है इसमें, बीम यूजुअली आपको दो तरीके के दिखेंगे। एक तो होते हैं रेक्टेंगुलर बीम्स, सिंगली रीइंफोर्स्ड और डबली रीइंफोर्स्ड, और दूसरे होते हैं फ्लैंज्ड बीम्स, जिसमें हमारे टी बीम्स या एल बीम्स हमारे आते हैं। अब ये रेक्टेंगुलर बीम्स कौन से होते हैं? रेक्टेंगुलर बीम्स जो है ये आपको आरसीसी में दिखेंगे, जो कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन फ्लैंज्ड बीम्स आपको आरसीसी में नहीं दिखेंगे। ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? ये स्टील डिज़ाइन में मिलेंगे। स्टील डिज़ाइन आपको 6th सेमेस्टर में आने वाला है। वहाँ आपको पता लगेगा कि स्टील से भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, स्टील के भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आपके मोबाइल टावर वगैरह होते हैं। तो उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं वो हम उसमें समझेंगे। अब सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम को समझते हैं, और मैं इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसे बीम को बनाया जाता है। क्या होता है हमारा सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम? द आरसीसी बीम इन विच द स्टील रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ओनली इन द टेंशन जोन आर कॉल्ड एज द सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। अब ये कह रहा है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, आरसीसी बीम इन विच, जिसके अंदर स्टील रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड किया जाता है सिर्फ टेंशन जोन के अंदर, आर कॉल्ड एज द सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। In case of the simply supported beams, the tensile stresses are developed in the bottom portion, which are mainly resisted by the tensile reinforcement, and the compressive stresses are developed in the top portion and are resisted by the concrete alone. क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? ये बोल रहा है कि इन केस ऑफ द, और अब इसमें बीम के बारे में बता रहा है वो। सबसे पहले तो आप समझ लो कि जब बीम में बेंडिंग होती है, ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं। ऊपर वाली साइड में, ये अगर हम ट्रांसवर्स लोड डालते हैं, ऊपर वाली साइड में कंप्रेशन होती है, नीचे वाली साइड में टेंशन होती है। तो आपको पता है कि कंक्रीट इज़ गुड इन कंप्रेशन बट पुअर इन टेंशन। तो नीचे टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती हैं, ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होती हैं, और बीच में एक हम एक्सिस को मानकर चलते हैं जिसको हम न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं, जहाँ पे ना तो टेंशन मानी जाती है ना तो कंप्रेशन। यहाँ पे सभी स्ट्रेसेस ज़ीरो होती हैं। तो इसके ऊपर की जो जोन है उसको हम कंप्रेशन जोन कहते हैं, नीचे वाली जोन को टेंशन जोन कहा जाता है।
ठीक है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं ये लॉन्गिट्यूडनल आपको इसकी सेक्शन दिख रही है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है और डिज़ाइन हमेशा क्रॉस सेक्शन से किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल अभी आपको सामने से इसकी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और इधर से आपको क्रॉस सेक्शन भी मैं दिखा रहा हूँ। तो नीचे वाली साइड में टेंशन पैदा होती है, ऊपर वाली साइड में कंप्रेशन पैदा होती है। और अब होता क्या है कि जिस साइड तो कंप्रेशन पड़ रही है वो तो कंक्रीट ले लेगा, लेकिन टेंशन को कंक्रीट नहीं ले सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें स्टील के बार्स डालते हैं। ठीक है, स्टील बार्स प्रोवाइड करते हैं। और कौन सी जोन में प्रोवाइड करते हैं, टेंशन जोन में प्रोवाइड करते हैं। यानी कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, हम ये नीचे वाली साइड में प्रोवाइड करते हैं। आ रहा समझ आपको? ये जो क्रॉस सेक्शन है मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देख लो। ये आपका क्रॉस सेक्शन है बीम का, और ये नीचे वाली जोन में आपको जो ये सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दीज आर बेसिकली द स्टील बार्स। ठीक है, अगर हम इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं बीम को, तो ये भी आगे की तरफ इस तरीके से पीछे बार्स जो हैं ये जा रही होंगी। ठीक है, ये सरिये जो हैं ये हमने डाले हुए हैं, तो ये ऐसे 3D में आपको दिख रहा है। तो ये जो है ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये वाला पार्ट जो है ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, और नीचे ये हमने स्टील के बार्स को प्रोवाइड किया हुआ है। लेकिन ये सिर्फ टेंशन जोन में प्रोवाइड किया हुआ है, कंप्रेशन जोन में नहीं डाला हुआ। और जब हम स्टील की बार्स को सिर्फ टेंशन जोन में प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम कहते हैं, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। लेकिन जब इन्हीं को हम ऊपर भी प्रोवाइड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डबली रीइंफोर्स्ड बीम। यानी जब स्टील को कंप्रेशन जोन में भी डाला जाता है उसको बोला जाता है डबली रीइंफोर्स्ड बीम, और जब उसको सिर्फ टेंशन जोन में डाला जाता है तो उसको बोला जाता है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये डील कर रहा है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के साथ। इसको आगे और पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या और कहा है उसको भी समझते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने अभी तक बताया वही था कि आरसीसी का बीम जो है, in which the steel reinforcement is provided only in the tension zone, are called as the singly reinforced beam. In case of the simply supported beam, the tensile stresses are developed in the bottom portion. तो हमने यही पढ़ा कि बॉटम पोर्शन में ही सिर्फ स्ट्रेसेस हमारी टेंसाइल स्ट्रेसेस होती हैं, विच आर मेनली रेजिस्टेड बाय द टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, जिसको टेंसाइल रीइंफोर्समेंट रेजिस्ट करती हैं। एंड द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड इन द टॉप पोर्शन, और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो हैं ऊपर वाले पोर्शन में पैदा होती हैं। एंड आर रेजिस्टेड बाय द कंक्रीट जोन, और उसको कंक्रीट अकेला ही उसको ले लेता है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को। ठीक है, ये हमने समझ लिया। और ये वो डायग्राम बना हुआ है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था। नोट नीचे लिखा हुआ है, इन सिंपली सपोर्टेड सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम द टेंशन जोन इज एट द बॉटम एंड कंप्रेशन जोन इज एट द टॉप। तो आपको दिख रहा है कि सिंपली सपोर्टेड क्या हो गया, जिसमें ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, और उसके ऊपर बीम को रखा हुआ है। ये सपोर्ट वॉल भी हो सकती है, ये सपोर्ट हमारा कॉलम भी हो सकता है। ये आपको सामने से व्यू दिख रहा है, और ये आपको बेंडिंग होती हुई दिखा रहा है। ऊपर वाले जोन में कंप्रेशन है और नीचे वाली जोन में टेंशन पैदा हो रही है। यानी यहाँ से ये जो बीम है ये आगे की तरफ इसमें खिंचाव पैदा हो रहा है और इधर दबाव पैदा हो रहा है। ठीक है, और जब हम इसके ऊपर ट्रांसवर्स लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे C का मतलब कंप्रेशन फोर्स है और T का मतलब है टेंशन फोर्स, और ये डिफ्लेक्शन हो रही है, डिफ्लेक्शन यानी बेंडिंग हो रही है डिफ्लेक्शन पोजीशन में। ये है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम। यहाँ पे उसने नोट में ये बताया है कि इसमें बेसिकली ऊपर वाली नीचे वाली साइड टेंशन पैदा होती है, ऊपर वाली साइड जो है वो कंप्रेशन पैदा होती है। बट कैंटिलीवर बीम में इसका उल्टा होता है। यानी इसमें बेसिकली जो बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग भी दो तरह की होती है। इस बेंडिंग को हम कहते हैं सैगिंग। ठीक है, तो सिंपली एक टर्म यूज़ होती है सैग। तो इसमें सैगिंग हो रही है। सैगिंग मतलब जब नीचे की तरफ बेंडिंग होती है, लेकिन जब ऊपर की तरफ बेंडिंग होती है तो उसको बोलते हैं हॉगिंग। ठीक है, तो इसको हम आगे समझते हैं कि हॉगिंग क्या होती है नेक्स्ट पेज पे। तो ये आपको कैंटिलीवर बीम सामने नज़र आ रहा है। ये कैंटिलीवर बीम जो है, अगर आप इसको देखते हो, कैंटिलीवर बीम कौन से बीम होते हैं, कैंटिलीवर बीम एक तरफ से फिक्स होते हैं और दूसरी एंड से फ्री होते हैं।
तो अगर आप इसका फ्री एंड देख रहे हो, ये बीम के ऊपर अगर यहाँ से लोड डाला तो ये नीचे की तरफ बेंड करेगा तो इसकी बेंडिंग देखो कैसे हो रही है, ये ऐसे करके बेंड हो रहा है, यानी ये ऊपर वाली साइड जो है वो टेंशन पैदा हो रही है, खिंचाव, और नीचे वाली साइड में कंप्रेशन पैदा हो रही है। यही दो बीम जो है आपको यहाँ पे यूजुअली इस में डिज़ाइन करते वक्त आपको दिखाए जाएंगे। तो ये है कैंटिलीवर बीम, और इसमें उल्टा होता है, जो सिंपली सपोर्टेड में जो दोनों तरफ से सपोर्टेड होता है उसमें सैगिंग होती है, इसमें हॉगिंग हो रही है, और ऊपर वाली साइड टेंशन है, नीचे वाली साइड कंप्रेशन है। अब हम क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे भी दिखाया। तो यहाँ पे आपको यूजुअली, अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये स्टील के बार्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, 5 बार्स उसने प्रोवाइड किए हुए हैं, लिखा हुआ है ये टेंशन जोन है। ये न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होती है जहाँ पे कोई भी स्ट्रेस नहीं होती, ना तो टेंशन होती है ना कंप्रेशन। हम इसको मानते हैं ज़ीरो लाइन है ये। इसके इस साइड कंप्रेशन की जोन है, नीचे वाली साइड टेंशन जोन है, यानी खिंचाव जहाँ पे पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ही होती हैं, और यहाँ पे सिर्फ टेंजाइल स्ट्रेसेस होती हैं, और इन टेंजाइल स्ट्रेसेस को बेयर करता है हमारा स्टील। ठीक है, अब ये तो सब हमने उसमें भी डिस्कस किया था। एडिशनल क्या चीज़ दिख रही है आपको कि यहाँ पे भी एक बार, 2 बार्स आपको सरिये नज़र आ रहे हैं। ये 2 सर्कल जो हैं ये भी सरिये हैं, और ये जो है ये क्या चीज़ है, ये तो आपने देखा होगा यूजुअली टाई बार्स। अब ये जो है इसको एंकर बार्स कहते हैं। एंकर बार्स तो ऊपर प्रोवाइड करने पड़ते हैं, इसका लोड से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है ये जो आपको टाई बार्स, स्टिरप्स, स्टील स्टिरप्स या स्टील रिंग्स ये बोल रहा है, इसको बांधने के लिए, क्योंकि इस सरिये को इसके साथ बांधने के लिए हमें स्टिरप्स का यूज़ करना पड़ता है। तो एंकर बार्स भी ऊपर प्रोवाइड की जाती हैं, जिसका लोड से कोई लेना देना नहीं है, जिसका लेना देना है इनको बांधने के लिए। तो हम बाइंडिंग वायर का इस्तेमाल करके ये जो हमारी लेटरल टाइज हैं, जिसको आप स्टील स्टिरप्स कहते हो, उसके साथ बांध देते हैं। और कुछ जो हमने डिस्कस करना है इसमें, सबसे पहले तो ये हमारी विड्थ है, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया, दिस इज़ आवर विड्थ ऑफ द बीम। और ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं डी। कैपिटल डी मीन्स ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम। ये हमारी ओवरऑल है डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम है। उसके बाद अफेक्टिव डेप्थ, ये जो आपको स्टील बार्स दिख रही हैं, इसके सेंटर से अगर इसका हाफ पोर्शन देखा जाए, उधर से लेकर टॉप तक, ठीक है, इसके सेंटर से लेकर, स्टील के सेंटर से लेकर टॉप तक जो हमारी डेप्थ आती है उसको हम बोलते हैं अफेक्टिव डेप्थ। उसको क्या बोलते हैं हम? अफेक्टिव डेप्थ। और टोटल जो डेप्थ है उसको ओवरऑल डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो सेंटर में लाइन आ रही है इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस, और न्यूट्रल एक्सिस टॉप से लेके सेंटर तक इसको हम एन के साथ डिनोट करते हैं। जो भी इसकी डेप्थ होती है, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस को एन के साथ, स्मॉल एन के साथ हम डिनोट करते हैं। अब ये न्यूट्रल एक्सिस कितनी तरह की होती है आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब अफेक्टिव डेप्थ होती क्या है? बेसिकली अफेक्टिव डेप्थ वो डेप्थ है जो लोड उठाने में या स्ट्रेसेस को लेने में, लोड उठाने में, ठीक है, अफेक्टिव डेप्थ जिसको आप स्मॉल डी के साथ डिनोट कर रहे हो, इसका मेन काम क्या होता है? इसका काम होता है लोड को उठाना। यहीं तक होता है आपका बेसिकली बीम, उसके नीचे कवर प्रोवाइड किया जाता है। ये अफेक्टिव कवर होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक अफेक्टिव कवर प्रोवाइड किया गया, यानी स्टील जो हमारी बार है उसके सेंटर से लेके ये जो नीचे वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तक जो प्रोवाइड किया जाता है उसको अफेक्टिव कवर कहा जाता है। और अगर हम इसके नीचे से ले रहे हैं, मतलब बार के नीचे से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको कहा जाता है क्लियर कवर। तो ये इसने यहाँ से लिया हुआ है, दिस इज़, ये पार्ट को हम बोलते हैं कंक्रीट, नॉमिनल कंक्रीट कवर भी कहा जाता है या क्लियर कवर भी कहा जाता है। अफेक्टिव कवर होता है इसके सेंटर से लेके यहाँ तक जो प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज़ द अफेक्टिव कवर। ये कवर का क्या काम होता है? ये कवर स्टील रीइंफोर्समेंट को प्रोटेक्ट करता है बारिश से, जंग लगने से, जो भी मतलब मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आने देता, और उसको बचाता है जंग लगने से। तो यहाँ पे हमें ये मोटे मोटे तौर पे पता लग गया कि इसका कोई भी रोल
नहीं होता लोड उठाने में, यानी ये स्ट्रेस, ये पार्ट जो है इसका स्ट्रेस में लेने में कोई पार्ट नहीं, ये सिर्फ कंक्रीट, ये सिर्फ सरिये को प्रोटेक्ट कर रहा है मॉइस्चर से और जंग उसको ना लगे, इसलिए इसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो मेन काम है वो अफेक्टिव डेप्थ तक ही है, इसीलिए इसको अफेक्टिव डेप्थ कहा जाता है। ओवरऑल डेप्थ तो पूरा ही बीम आ गया, इसलिए हम ओवरऑल डेप्थ लेते हैं, लेकिन जब हम डिज़ाइन करते हैं तो सिर्फ अफेक्टिव डेप्थ का ही इसमें काम होता है। और यहाँ तक हमारा हो गया, और आगे अब यहाँ पे उसने इसी को डिफाइन किया कि डी का मतलब कैपिटल डी ओवरऑल डेप्थ होगा, स्मॉल डी मतलब अफेक्टिव डेप्थ होगा, बी मतलब विड्थ ऑफ द बीम सेक्शन होगा, एन मतलब डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप फाइबर, ए एस टी एरिया ऑफ द स्टील इन टेंशन। ये याद रखना है आपने, आज के बाद यही डिज़ाइन में क्या हम ए एस टी निकालते हैं, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, क्योंकि ये सिंगली रीइंफोर्स्ड है तो इसमें एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन में ही सरिया पड़ता है ना। अगर कंप्रेशन में भी पड़ेगा तो ए एस सी बोलते हैं उसको, और वो यहाँ पे नहीं होता, वो डबली रीइंफोर्समेंट में होता है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, बट ये एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, तो यहाँ पे सिर्फ टेंशन जोन की ही बात कर रहा है। अफेक्टिव कवर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टेंसाइल स्टील, जो मेन रीइंफोर्समेंट है उसके सेंटर से लेके बॉटम तक का जो डिस्टेंस होता है उसको अफेक्टिव कवर कहा जाता है। और नॉमिनल कवर होता है कंक्रीट कवर प्रोवाइडेड टू द स्टील रीइंफोर्समेंट ऑन ऑल साइड्स बिलो स्टिरिप्स टू द बॉटम मोस्ट एज ऑफ द बीम। तो स्टिरिप्स से भी नीचे का पार्ट बोला हुआ है, यानी ये हमारी जो स्टिरिप है ये आपको नज़र आ रही है ना, लेटरल टाइज, इसके बॉटम से लेके यहाँ तक जो है दिस इज़ द क्लियर कवर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द परमिजिबल स्ट्रेसेस इन द कंक्रीट। कंक्रीट में परमिजिबल स्ट्रेसेस, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कंक्रीट और स्टील का ये बनता है, और परमिजिबल स्ट्रेस क्या होता है, परमिजिबल मतलब एलोएबल, यानी जिस तक हम मान लें कि वो हम एलो करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। जब आपने डिज़ाइन करना है तो आपको एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी। परमिजिबल मतलब इतनी ही अलो करेंगे कंक्रीट पे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ कह सकते हैं कि बर्दाश्त करने की क्षमता है, उससे ज़्यादा मान लेंगे कि कंक्रीट इसके बाद टूट जाएगा या फेल हो जाएगा, इसके ऊपर हम डिज़ाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमें याद रखना, और इसको हम सिग्मा CBC के साथ डिनोट करते हैं, क्योंकि हम डिज़ाइन कर रहे हैं बेंडिंग के लिए। और आपने ये बात याद रखनी है, जब हम बेंडिंग के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो टर्म जो हम स्ट्रेस लेते हैं दैट इज़ सिग्मा CBC इन बेंडिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा है परमिजिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन इन बेंडिंग। जब स्ट्रेस इन कंप्रेशन इन बेंडिंग ली जाती है तो ये सिग्मा CBC, ठीक है, ये बेंडिंग है, बेंडिंग इन कंप्रेशन। जब कंक्रीट हमारा कंप्रेशन में होता है, मतलब बेंडिंग में होता है, तो कंप्रेशन जोन में जो स्ट्रेसेस परमिजिबल स्ट्रेसेस हैं वो कितनी हम ले सकते हैं। तो एक होती है डायरेक्ट, और ये टेंशन भी है, इनका कोई काम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि आपने इस पर लोड जो था वो बेंडिंग लोड लगाया था, यानी आपने इसको बेंड करने की कोशिश की थी, लेकिन इनडायरेक्टली इसके अंदर ऊपर वाली साइड कंप्रेशन पैदा हुई, नीचे वाली साइड टेंशन हुई, तो इसको इनडायरेक्ट कंप्रेशन या इनडायरेक्ट टेंशन कहते हैं। क्योंकि आपकी इंटेंशन कंप्रेशन या टेंशन पैदा करने की नहीं थी, आपकी इंटेंशन थी इसको बेंड करने की, लेकिन फिर भी नीचे वाली साइड कंप्रेशन पैदा होगी, इसको इनडायरेक्ट टेंशन बोलते हैं, और ऊपर वाली साइड कंप्रेशन पैदा हुई तो इसको इनडायरेक्ट कंप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेंडिंग की वजह से कंप्रेशन जो पैदा हो रही है उसके लिए ये बेंडिंग सिग्मा CBC, ठीक है, आप बोल सकते हो परमिजिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन, ये हमारी दी हुई है। लेकिन अगर डायरेक्टली मैं कंक्रीट पे कंप्रेशन लगाऊं, यानी कोई कंक्रीट का ब्लॉक है और बीम है या कोई भी ब्लॉक है, उसके ऊपर अगर मैं डायरेक्टली कंप्रेशन लगाता हूँ, यानी दोनों तरफ से उसको कंप्रेस करता हूँ, तब उसको डायरेक्ट कंप्रेशन कहते हैं, क्योंकि आप उसको दोनों तरफ से दबा रहे हो और आप चाहते हो कि आपने खुद ही उस पर डायरेक्टली उस पर कंप्रेशन ही डाली, तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डायरेक्टली उसके अंदर इंड्यूस हुई, उसको सिग्मा CC के साथ डिनोट करते हैं। लेकिन इसका अभी हमारे इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं बात करूँगा। अच्छा जी, अब हमारे लिए ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है,
एक तो ग्रेड ऑफ द कंक्रीट, वो आपको मैंने पहले भी समझा दिए हुए हैं। तो हम देखेंगे परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन यानी सिग्मा CBC इन बेंडिंग जो है, बेंडिंग कंप्रेशन, उसमें क्या इसका अहम रोल रहता है। तो देखते जाते हैं, एक बार जल्दी जल्दी आप देख लो। ये आपके क्योंकि जब आप डिज़ाइन करोगे या वहाँ पे आपको हमेशा ग्रेड्स दिए होते हैं, और ग्रेड्स का बहुत अहम रोल है, क्योंकि ग्रेड से हमें परमिसिबल स्ट्रेसेस का पता लगता है। क्योंकि किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ जो है वो उसकी परमिसिबल स्ट्रेस पे ही डिपेंड करती है, कि उससे ज़्यादा नहीं डालनी, उससे ज़्यादा वो झेल नहीं सकता। ठीक है, आपके ऊपर उतना ही लोड डाला जाएगा जितना बर्दाश्त कर सकते हो, उससे ज़्यादा डाल दोगे तो वो फेल हो जाएगा। तो M20 ग्रेड के लिए जो वर्किंग स्ट्रेस है, ठीक है, सिग्मा CBC जो है, स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन, ये जो है ये 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं लेनी। यानी परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट कंप्रेशन जो है M20 ग्रेड के लिए वो 3 है, 15 के लिए 5 न्यूटन है, 20 के लिए 7 न्यूटन है M20 के लिए, M25 के लिए 8.5 है। यानी यहाँ पहले 3 में तो आपको 2-2 बढ़ाना है, उसके बाद 1.5 बढ़ाते जाओ। M30 के लिए 10 है, M35 के लिए 11.5 है, M40 के लिए 13.0, M45 के लिए 14.5 है, M15 के लिए 16.0 है। तो इस तरीके से ये हमारी सारी परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं कंक्रीट के केस में। क्योंकि आपको दो इसमें हमारे मटेरियल यूज़ होते हैं, तो कंक्रीट है, कंक्रीट की तो परमिसिबल स्ट्रेस पता लग गई। अब बात करते हैं हम आगे मॉड्यूलर रेशो क्या होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मॉड्यूलर रेशो। मॉड्यूलर रेशो, अब मॉड्यूलर रेशो को की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या इसका रोल है, वो मैं आपको बताता हूँ। एज पर IS 456 clause B 1.3 the modular ratio shall be calculated from the following relation and is expressed mathematically as M is equal to 280/3 times sigma CBC. Sigma CBC is equal to the permissible compressive stress in the bending. अभी इसकी फुल फॉर्म सिग्मा CBC की आप देख लो, permissible compressive stress in concrete in bending. तो दिस इज योर सिग्मा CBC। ये इसने कहा है 280/3 टाइम सिग्मा CBC करके आपकी मॉड्यूलर रेशो निकलती है। लेकिन मॉड्यूलर रेशो होती क्या है? मॉड्यूलर रेशो अगर आप इसको सर्च करोगे गूगल पे, तो ज़रूर सर्च करना, इस किताब में शायद पता नहीं इसको बताया हुआ है या नहीं बताया, लेकिन मॉड्यूलर रेशो बेसिकली रेशो होती है। किसकी रेशो होती है? इट इज़ द रेशो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील to the modulus of elasticity of concrete. तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, दिस इज द मॉडुलर रेशो। इसको स्मॉल m के साथ हम डिनोट करते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इसी को मॉडुलर रेशो कहा जाता है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए इसका वैसे सिंबल जो है स्मॉल m है, और इसका फार्मूला है 280/3 टाइम सिग्मा CBC। 280 को डिवाइड कर दो, और ये जो है ये हमारा IS 456, आपको बताया मैंने, स्टील कोड का यूज़ होता है। स्टील कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456, ये हमारा प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए इस्तेमाल होने वाला कोड है। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये पेपर में अलाउड होता है आपको, आप लेकर जा सकते हो इसको, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ होती हैं कुछ जो आपको ज़रूरत पड़ेगी निकालने की। ठीक है, अब देखते हैं मॉडुलर रेशो क्या क्या है किस किस की। तो मॉडुलर रेशो यानी डिपेंडिंग अपॉन द कंक्रीट का ग्रेड M10 है, सिग्मा CBC की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 280/3 टाइम्स जब ये करोगे तो ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, ये इस तरीके से दी नहीं होती, आपको निकालनी पड़ती है। ज़्यादातर ग्रेड जो है M20 दिया जाता है आपको एग्ज़ाम में, और M25 दिया जाता है, तो इन दो की आप याद रख सकते हो। 13.33 और 10.98 होती है। और आपको बता देता हूँ, पहले दो ग्रेड आपको पता है, ये तो यूज़ ही नहीं होते, ना तो M10 का इस्तेमाल होता है, ना M15 का इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल होता है M20। M25 इज़ द मिनिमम ग्रेड फॉर द RCC। तो RCC को डिज़ाइन करने के लिए, यानी जिस भी कंक्रीट में सरिया पड़ेगा, जहाँ पे भी टेंशन पड़ती है, वहाँ पे आपको M20 के नीचे का ग्रेड उठाना ही नहीं है। तो आप इस दो को तो भूल ही जाओ, क्योंकि इन दो का कोई काम ही नहीं है। इसके नीचे की ही सिग्मा CBC यूज़ होगा,
और ये भी उसी इस्तेमाल होगा। नो राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द एम इज़ परमिटेड बाय इंडियन स्टैंडर्ड। तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड ये भी कहता है कि इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये 9.8 है तो आप इसको 9.9 नहीं कर सकते, या नेक्स्ट उसमें नहीं कन्वर्ट कर सकते, जितना दिया आपको उतना ही उठाना पड़ेगा। अगर 7.18 है तो आप उसको 7.20 नहीं ले सकते। आपका जो ये लास्ट वाली है आपको वैसे ही लेना है जैसा आपका ये क्वेश्चन निकलेगा, जो आपका ये आएगा। तो ये चीज़ भी आप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, मैं ऊपर ये चीज़ तो बताना भूल गया आपको कि मॉडुलर रेशो की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मॉडुलर रेशो बेसिकली तो ये मॉडुलस ऑफ ये रेशो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप जानते हो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मीन्स मॉडुलस इज़ अ कोफिशिएंट जो बताता है कि कोई चीज़ कितनी इलास्टिक है। तो स्टील कितना इलास्टिक है उस नंबर को अगर डिवाइड कर देते, कंक्रीट कितना इलास्टिक है। ये बेसिकली अगर इसको टेक्निकली समझा जाए तो हम कंक्रीट और स्टील को एक ही मटेरियल मानकर चल रहे हैं यहाँ पे। यानी जब हम स्टील को भी इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट रिप्रेजेंट करेंगे और जब हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, यानी इक्वलेंट टू कंक्रीट अगर मेरे को उसको बनाना तो मुझे मॉडुलर रेशो के साथ सिग्मा एस टी को, यानी स्टील की जो परमिसिबल स्ट्रेस है उसको डिवाइड करता हूँ मैं एम के साथ। और जैसे ही एम के साथ मॉडुलर रेशो के साथ डिवाइड करूँगा तो मेरी जो ये सिग्मा एस टी है ये इन टर्म्स ऑफ सिग्मा सी बी सी, मतलब कंक्रीट के इक्वलेंट जो है ये बन जाएगी, क्योंकि मैं इसको एक ही मटेरियल अभी मानकर चलूँगा। वाइल डिज़ाइनिंग हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो थ्योरेटिकली लेकर चलना पड़ता है, यानी हम उन चीज़ों को एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक ही मटेरियल है, तो जब हम उसको इक्वलेंट लेंगे तो मॉडुलर रेशो की ज़रूरत पड़ेगी। और मॉडुलर रेशो सिर्फ वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ज़रूरत पड़ती है, लिमिट स्टेट में इसका कोई काम नहीं, ठीक है। तो परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील रीइंफोर्समेंट, स्टील रीइंफोर्समेंट में परमिसिबल स्ट्रेसेस। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्टील होते कितने तरह के हैं। IS कोड के हिसाब से 3 ही तरह के स्टील के हमारे ग्रेड जो हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मैं मोटे मोटे तौर पे सिर्फ मेन बात करूँगा, उससे ज़्यादा इसमें हमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि 3 तरह के हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो जो परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील होती है उसको सिग्मा एस टी के साथ डिनोट करते हैं। दिस इज़ द परमिसिबल वैल्यू ऑफ द स्टील, जितनी आप किसी ग्रेड के लिए, अगर आपका ग्रेड FE 250 है, FE 250 इज़ आल्सो कॉल्ड एज द माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील, और मैंने शायद इसके बारे में आपको बताया था कि माइल्ड स्टील वो स्टील होता है जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। कार्बन की मात्रा कम होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी है कि ये डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी, लेकिन स्ट्रेंथ इसकी कम ही होती है। 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर तक इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, यानी अल्टीमेटली ये फेल होगा 250 पे। लेकिन क्योंकि ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड है तो इसमें हम अल्टीमेट की नहीं बात कर रहे, हम सिर्फ इसकी वो वैल्यू की वो स्ट्रेसेस ले रहे हैं जिधर तक ये काम कर सकता है। तो हम 250 के लिए 140 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर जो है ये इसकी सिग्मा एस टी की वैल्यू लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है FE 415। FE 415 हम बोलते हैं माइल्ड, हम बोलते हैं हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। और ये भी हमारा हाई यील्ड है, और FE 500 भी हमारा हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स है। और 415 के लिए जो सिग्मा एस टी की वैल्यू है दैट इज़ 230 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और FE 500 के लिए हमारी है 500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये 3 आपको याद रखनी है, यही आपको क्वेश्चन में काम आएंगी। मैंने ज़्यादा फालतू आपको और ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकर गया, क्योंकि वो ज़्यादा हायर लेवल की चीज़ें हैं, वो अभी आपको नहीं समझ आएंगी इन डिप्लोमा लेवल। आपके लिए यही 3-4 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको, फ़िलहाल इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, और आगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुकी है तो इसको इसी तक रखते हैं। और आगे कल हम जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो
और बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।